हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, इतने दिनों से जो बातें चल रही थी ना कि रसिया और यूक्रेन के जो वार चल रहे हैं ना, आखिर वो किस हद तक जा सकते हैं। तो फाइनली हुआ क्या कि रसिया की तरफ से एक कड़ा रुख अपनाते हुए यूक्रेन के ऊपर एक आक्रामक नीति अपनाई गई और इसके द्वारा रसिया के द्वारा यूक्रेन पर बम्बार्डमेंट अब शुरू किया गया है। यानी कि रसियन सैनिक जो है ना, यूक्रेन के काफ़ी शहरों में अपना एक कब्जा जता लिए हैं और हर तरफ से यूक्रेन जो है घिरता चला गया और घिरता जा भी रहा। इस बीच हुआ क्या कि सभी को लग रहा था कि चूंकि जब यूक्रेन का नाटो का मेंबर की बात जब चल रही थी ना कि यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बनने वाला, ये बातें जब चल रही थी ना, तो इसमें जो रसिया की तरफ से जो ऑब्जेक्शन उठाया गया था ना कि नहीं, जो यूक्रेन है ये नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। अब ऐसा लग रहा था ना कि अगर यूक्रेन पर अगर मान लीजिए रसिया का किसी तरीके से आक्रमण होता है तो नाटो की जो मेंबर्स है, ये इवन यूएसए की तरफ से कोई स्टेप उठाया जाएगा। लेकिन हुआ वही जो सभी को लग रहा था, ना यूएसए आया और ना ही नाटो आया। अब यहाँ पे यूक्रेन जो है वो अकेला पड़ गया। इन दोनों के बातों पे ना इन्फ्लुएंस होकर ये जो भाई साहब है यूक्रेन, इनको लगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो अगर नाटो अगर सीधे से फ्रंट में ना आए तो यूएसए का तो एक रुख होगा ही हमारे तरफ फेवर में। लेकिन हुआ क्या कि जो रसिया के प्रेसिडेंट है ना पुतिन, वो यूक्रेन के अगेंस्ट काफ़ी आक्रामक नीति, जो उनकी जो पॉलिसी है ना वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई है। और रसियन जो फोर्सेस है ना वो यूक्रेन पे काफ़ी मतलब ग्राउंड लेवल पर, और एयरफोर्स इनकी जो है रसिया की, वो यूक्रेन के ऊपर काफ़ी अब तबाही मचा रही है। जो इनके जो सैन्य अड्डे हैं और जो भी इनके जो जगह है वहाँ पर अब बात चल रही थी ना, सभी को लग रहा था कि इसमें यूएस प्रेसिडेंट का कुछ ना कुछ स्टेप तो ज़रूर आएगा। लेकिन इन्होंने पलड़ा झाड़ लिया अपना। इन्होंने ये कहा कि हम अपनी सेना तो नहीं भेज रहे हैं यूक्रेन की धरती पर, लेकिन हाँ, अगर नाटो के देशों के जो नाटो कंट्री है ना, अगर उनके मेंबर के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है रसिया, तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, अपनी सैन्य भेजेंगे। अरे भाई, जब यूक्रेन की आपकी ज़रूरत थी तब तो आप गए नहीं। और इसे लग रहा था या तो यूएसए मदद करेगा ही डायरेक्ट, नहीं तो नाटो के कंट्री हमारे जो मेंबर्स है वो तो मदद करेंगे ही करेंगे। ये तो गए नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच फंस गया यूक्रेन, जो वार जोन में अब चला गया है। अब इसी बीच हुआ क्या, एक बड़ी मज़ेदार घटना घटी इसी बीच। ये जब वार चल रहा है तब इस बीच हुआ क्या कि रसिया और यूक्रेन के बीच जब वार चल रहा है ना, इस बीच में ना इंटरनेशनल लेवल पर मतलब प्रेशर बनाने के लिए रसिया के ऊपर और बातचीत का एक दबाव बनाने के लिए ना, जो अमेरिका के द्वारा एक प्रेशराइज बनाया गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ना एक यूएन रेजुलेशन लाया गया। ठीक है, इसमें ये था क्या, इसमें था कि रसिया जो है ना, रसिया का जो यूक्रेन के ऊपर जो वार पॉलिसी है ना, उसकी कड़ी निंदा की गई। और इसमें ये बताया गया कि बिना शर्त जो है ना रसिया यो यूक्रेन की धरती को छोड़कर वापस जाए। ये प्रस्ताव लेकर आया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, एक रिजोल्यूशन लेकर आया गया। इसमें हुआ क्या कि जो है ये प्रस्ताव जब लाया गया ना, इसमें एक बात थी कि इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है। इस सबको मतलब लग रहा था कि इंडिया जो है ना इस पर कुछ अपना स्टैंड करेगा, इस पर अपनी कुछ तरह से वही बात करेगा। लेकिन हुआ क्या, इंडिया ने ना इस रेजुलेशन से अपनी दूरियां बना लिया कि उन्होंने अपने जो यूनाइटेड नेशन में जो एम्बेसडर है, जो प्रतिनिधि है, टीएस तिरुमूर्ति, ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने क्या किया कि एक स्टेटमेंट दिया कि ये खेद की बात है कि कूटनीतिक रास्ता को छोड़कर ना, मतलब डिप्लोमेटिक जो वे है ना उसको छोड़कर हम इस पर वापस उसको छोड़कर हम और कोई रास्ता अपना रहे हैं, जो कि हमें इस रास्ते पर आना चाहिए। और उन्होंने कहा, और एक और बात कही कि किसी भी घटनाक्रम में ना, इस घटनाक्रम में जो यूक्रेन पे अटैक हुआ इसकी वो नहीं चिंता करते हैं, इनकी वो अपना चिंता जाहिर किया। और उन्होंने कहा कि
किसी लोगों की जान की जो कीमत है ना, इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। और भी इन्होंने कुछ बातें गिनाई और उन्होंने कहा कि ये सब तमाम मामलों से ना हम इस वोटिंग से मतलब हटते हैं, हम इस मामले से दूर हटते हैं। और उसके बाद ये तो बाद में हुई, लेकिन इस जब रेजुलेशन लाया गया ना, इस पर रसिया ने क्या क्या वीटो कर दिया। वीटो करने से ये हुआ ना, अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया रसिया ने और इस रेजुलेशन पर वीटो कर दिया। और वीटो करने से ये हुआ ना, ये जो रेजुलेशन है ना, यानी कि जो प्रस्ताव है ना, वो गिर गया, पास नहीं हो पाया। क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया जो है परमानेंट मेंबर है। अगर वो एक कोई शख्स किसी में अगर वीटो करता, अपनी वीटो पावर का लेता, तो रेजुलेशन जो वो प्रस्ताव जो है वो वापस मतलब गिर जाता, वो पास नहीं हो पाता। इसमें एक और बात थी ना कि इस जो वोटिंग में ना, जब वोटिंग की बात आई थी ना, तो इसमें 3 कंट्री ना अपसेंट हुए थे। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं हुआ था, इस वोटिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ इंडिया ही ने नहीं किया था। इंडिया के अलावा चाइना ने किया और यूएई ने किया, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया इस पूरे के पूरे रेजोल्यूशन पर। और जो रसिया ने, ये तो इसने वीटो ही कर दिया इस पूरे रेजोल्यूशन, इस प्रस्ताव पे, ये प्रस्ताव ही गिर गया। लेकिन इसके फेवर में कितने लोग आए, इसके पक्ष में है, इसके पक्ष में अमेरिका, यूके, इसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी थी ये यूएसए की थी, अमेरिका की थी। उसके बाद फ्रांस का था, नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिको और ब्राज़ील जैसे कंट्री इस फेवर में थे कि ये रेजोल्यूशंस पास हो जाए। लेकिन इस पर रसिया ने वीटो कर दिया और ये पूरे के पूरे चीज़ें ये पास नहीं हो पाई। अब इस चीज़ों में ना 2 चीज़ें बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो इसमें इंडिया का स्टैंड, जो इंडिया ने इस रेजोल्यूशन से अपने आप को पीछे हटा लिया, मतलब इस पर वोटिंग नहीं किया। और दूसरा ये है कि इंडिया के साथ चाइना ने और यूएई ने भी इस पर वोट नहीं किया। ठीक है, हालांकि इंडिया जो है इसमें परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन जो परमानेंट मेंबर होते हैं अगर वो वोट वीटो कर देते हैं ना, तो रेजोल्यूशन गिर जाता है। लेकिन सबका स्टैंड था कि लग रहा था कि सबको, हर किसी को लग रहा था कि इंडिया जो है ना वो यूक्रेन के फेवर में बोलेगा। लेकिन एक और बात है, यूक्रेन ने ना, यूक्रेन की तरफ से ना बहुत बार इंडिया के तरफ अगेंस्ट बहुत बार काम किया गया। इसमें एक टाइम था ना कि जब कश्मीर का इशू था ना, तब कश्मीर के इशू में ना यूक्रेन के तरफ से मतलब इंडिया के अगेंस्ट वोट किया गया था। और एक समय था कि जब इंडिया की तरफ से जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था ना, उस टेस्ट के विरुद्ध में भी जो रिजोल्यूशंस लाया गया था ना, मतलब एक जो प्रस्ताव लाया गया था, उसमें भी यूक्रेन ने इंडिया के अगेंस्ट वोट डाला था। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबरशिप होता है ना परमानेंट, उसमें भी कई बार ना यूक्रेन ने ना इंडिया के अगेंस्ट काम किया। तो बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसा बात चल रही थी कि क्या यूक्रेन का जो स्टेप था, इससे पहले फर्दर जो स्टेप्स थे इंडिया के अगेंस्ट या उसके फेवर में है, ऐसा इन्होंने किया। लेकिन एक चीज़, एक और एंगल है, क्या आपको लगता है कि इंडिया के द्वारा डायरेक्टली रसिया का विरोध किया जा सकता है? देखिए, सभी को पता है कि इंडिया और रसिया के ना जो रिलेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, आज से नहीं ना, बहुत पहले से। सबको पता है कि 1971 वार में ना रसिया ने किस तरह खुलकर इंडिया का साथ दिया था। और बहुत से ऐसे फ्रंट में ना रसिया के द्वारा इंडिया को बहुत अच्छे फ्रंट पे मदद किया गया है और उसका वो किया था। 60% जो वेपन्स डील है ना, वेपन का आयात है ना, हथियारों का जो जखीरा है, वो रसिया से आता है इंडिया के ये रिलेशंस में। लेकिन इसमें एक और एंगल है डिस्कशन का कि अगर इस सब में, अगर मैटर में इंडिया का किसी तरह से एक रुख नॉर्मल होता है, तो इसका फ़ायदा चाइना तो नहीं ले लेगा? क्या चाइना इसका फेवर कहीं ताइवान वाले केस में तो नहीं कर देगा? अगर इस मैटर पे भी ये चीज़ें हो गई तो ये तो इंडिया के लिए दिक्कत होगी। लेकिन इसमें ये था ना कि इंडिया जो है ना, इंडिया की तरफ से डायरेक्ट रसिया का विरोध नहीं किया जा सकता था, इसमें ये भी था। और ये स्टैंड तो थक ला रहा था कि इंडिया इस रेजोल्यूशन में वोटिंग से बाहर हो जाए, क्योंकि अगर वोट देता तो थोड़ा सा रसिया को भी लगता कि ये हमारे इतने साल का जो फ्रेंडशिप है उसमें ये कहीं चीज़ें दिक्कत हो जाएगी। और इंडिया भी है ना, इंडिया की तरफ से डायरेक्ट यूक्रेन का साथ इसलिए भी नहीं दिया गया ना कि इसमें रसिया का जो है ना वो अपना जो सिक्योरिटी थ्रेट का जो प्रॉब्लम था वो चीज़ें देखी जा रही थी। सबसे मज़ेदार है ना, जो यूक्रेन है ना, मतलब जिसके पीछे रहने का आसार कर रहा था, यानी कि यूएसए,
और नाटो कंट्री, उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम यूक्रेन की मदद करने के लिए अपनी सेना भेज रहे हैं या किसी तरीके से। और हालांकि उन्होंने रसिया पे बहुत सारे सेंक्शन भी लगाए और अभी भी बहुत तरीके से लगा रहे हैं, चाहे इकोनॉमिकल हो या और भी तरह से हो, रसिया पे काफ़ी सेंक्शन लगाए। लेकिन डायरेक्टली जो बाइडन की जो पॉलिसी थी ना, कि वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे, तो यूक्रेन को लगा कि अगर कुछ दिक्कत होगी तो रसिया के अमेरिका के तरफ से रसिया के ऊपर कुछ किए जाएंगे कार्रवाई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार फिर से जो यूएसए का जो चेहरा है ना सामने, वो सामने आ गया कि दूसरे को आगे करके अपनी हित को साधने वाली। एक मज़ेदार बात यह है ना कि ये जो बाइडन है ना, जब से यूएसए के प्रेसिडेंट बने ना, देखिए हुआ क्या था। कोविड-19 की महामारी जब सामने आई ना, एक महामारी के रूप में सामने आई थी ना, तो उस समय यूएसए यानी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ना, वो ट्रंप थे, ठीक है। उसमें क्या था ना, ट्रंप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे चाइना के अगेंस्ट। ट्रंप का जो पॉलिसी थी ना, चाइना के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि कोविड-19 में ना जो सिचुएशन था उसमें ट्रंप के द्वारा हर बार चाइना को आलोचना किया जाता था कि ये जो वायरस है, इसमें जो वायरस की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चाइना की है। और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ट्रंप के द्वारा कई बार वो बोला जाता था कि आप अपनी जवाबदेही को तय करें। लेकिन जैसे इसी बीच होता गया कि यूएसए में चुनाव होते हैं और ट्रंप जो है वो अपना इलेक्शन हार जाते हैं, और जो बाइडन के नेतृत्व में अमेरिका में एक नई सरकार आती है। अब नई सरकार का गठन होता है अमेरिका में, तो इनकी जो पॉलिसी है ना वो भी चेंज हो जाती है। अब इनका जो ध्यान था ना चाइना पे, जो पहले यानी ट्रंप का जो ध्यान था चाइना पे, वो पूरा का पूरा ये जो बाइडन का अब पूरा फोकस हो गया रसिया के ऊपर। यानी ये पहले वाली जो ना कोल्ड वार से पहले वाली जो सिचुएशन थी ना, वो हित साधने में लग गया और नाटो का जो दायरा है वो बढ़ाने के लिए रसिया तक फैल गए। इनका पूरा फोकस रसिया के ऊपर हो गया, चाइना से हट गया, ठीक है। जिसका फ़ायदा चाइना ने खूब उठाया। साउथ चाइना सी हो गया या और भी जो टेरिटोरी है, जो भारत प्रशांत क्षेत्र वाला जो एरिया, उसमें भी चाइना की जो कहते हैं ना दादागिरी शुरू हो गई। उस चीज़ों पे बहुत चीज़ें देखनी हो गई। तो ये जो यूएसए का है ना स्टार्टिंग से है, मतलब ये ऐसी एक कंट्री है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब इसका ये हाल है कि किसी के साथ चल नहीं सकते और किसी के साथ रह भी नहीं सकते, ये वाली पॉलिसी है। मतलब आप एक शख्स के साथ चल भी नहीं सकते और उसके बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है ना, हमेशा दूसरों को आगे कर कर अपने जो एक पावरफुल जो नेशन बनने की जो लालसा है ना, वो हमेशा जग जाहिर हो जाती है। लेकिन ये चीज़ों में सामने दिख गया। और इसमें एलाइज जो कंट्री है ना, जो नाटो है और जो यूरोपियन यूनियन की जो एलाइज कंट्री है, उनको भी एक लगा यूएसए पे जो उनका फेथ है ना, वो भी डगमगाया कि यूक्रेन वाले जो सिचुएशन था ना, उसमें यूएसए का जो रोल था ना, वो डायरेक्ट फेवर में यूक्रेन का ना आकर बैक डोर से उस चीज़ों पे कार्रवाई करना। सबको लग रहा था कि अगर मान लीजिए रसिया के द्वारा यूक्रेन पे अगर कोई अटैक किया जाता है तो यूएसए उस पर कड़ा कार्रवाई करेगा रसिया के ऊपर, लेकिन हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और रसिया का कहना है कि हम अपने सिक्योरिटी जो थ्रेट है ना, उसके कंसर्न को पूरा करने के लिए हम अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसमें पहले भी बताया गया था कि आप नाटो का एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं करें, उसका विस्तार नहीं करें, क्योंकि जो ये अमेरिका के लीडरशिप में जो नाटो का जो विस्तार वो किया जा रहा था, आगे बढ़ाया जा रहा था। इसलिए रसिया को लगा कि ये जो हमारे जो है ना बॉर्डर के मामले में ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उनको लगा कि इसलिए हम इस पर ऐसी तरह के कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसमें एक और न्यूज बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए यूक्रेन में ना बहुत से इंडियन फंसे पड़े हैं, खासकर स्टूडेंट। भारत से बहुत से स्टूडेंट जो है ना यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, जाते हैं। तो इस वक्त इस सिचुएशन, इस वार जोन में ना वो लोग फंस गए हैं। करीब 16 से 20 हज़ार जो लोग हैं ना यूक्रेन में इस वक्त फंसे पड़े हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ना एक पुतिन को, रशियन प्रेसिडेंट को, ये इंश्योर किया गया था अपने लोगों को निकालने के लिए। तो उन्होंने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और बाहर निकालने के लिए एक व्यवस्था की। और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ के डिप्लोमेट से बात किया गया और एम्बेसीज से बात करने के बाद स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया। और उसका पहला बैच जो है ना वो आज
यूक्रेन से इंडिया वापस आएगा। और इसमें ये है ना, रोमानिया और हंगरी के रास्ते, मतलब आप एक बॉर्डर क्रॉस करेंगे यूक्रेन का, और या दो जगह पे है, या तो रोमानिया और हंगरी, इन दोनों पे एज अ बस से ये लोग जाएंगे, रूट एज अ रोड रूट से जाएंगे, और वहाँ से फिर एयरलिफ्ट किया जाएगा। इस एयरलिफ्ट में ना एयर इंडिया का काफ़ी ज़्यादा उसमें ये कोलेब्रेशन रहा। इस टैगलाइन से आप समझ सकते हैं कि कितना डेडिकेशन है इसमें है, क्योंकि हिम्मत से हमारी पुरानी यारी है। ये जो है ना, ये एयर इंडिया के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ने इस चीज़ को पोस्ट किया गया, ये न्यूज़ को। और इसमें बताया गया कि वहाँ से जो स्टूडेंट है ना, उनको एयरलिफ्ट करने में ना ये एयर इंडिया भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। इनका ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत कुछ कहता है। एक ऑक्सीजन देने वाला काम है यूक्रेन में जो इस वक्त भारतीय जो स्टूडेंट फंसे पड़े हैं उनके लिए। हालांकि ये रेस्क्यू चल रहा है, एयरलिफ्ट इनको कराया जा रहा है, और इसमें एयर इंडिया का काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखा होगा कि अभी हाल में ही कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा का ऑनरशिप जो है ना एयर इंडिया का टाटा एंड सन्स को दे दिया। यानी कि अब जब एयर इंडिया जो है ना, ये टाटा एंड सन्स के पास है। ठीक है, तो ये न्यूज़ काफ़ी अच्छा है, और ये मुझे टैगलाइन बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अभी। ठीक है, इसमें एक और सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ है, अफ़गानिस्तान के तरफ से ना ये स्टेटमेंट उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट किया जाता है अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट की तरफ से। इसमें ये बताया जाता है ना कि ये यूक्रेन और रसिया को ना शांति बनाए रखने का एक पैगाम देते हैं। और दे कौन रहा है? अफ़गानिस्तान, जहाँ पे किसका रूल है अभी? तालिबानी मिलिटेंट ग्रुप का। मतलब इन्होंने उसके सत्ता को एक्वायर कर लिया है, जबरन सत्ता छीन कर तालिबान की तरफ से अफ़गानिस्तान को रूल किया जा रहा है। उन्होंने पीस की बात कर रही है। मतलब मैं ये जब न्यूज़ देखा ना, तो सच में मुझे मतलब समझ नहीं पाया कि इस पर हंसा जाए या क्या किया जाए। एक ऐसा शख्स पीस की और कोलेबोरेशंस की बात कर रहा है ना, जो खुद ही किसी कंट्री पर मतलब बंदूकों की नोक पर और एक वार पॉलिसी के वो से किसी कंट्री पे सत्ता पे है। ठीक है, ये वो न्यूज़ है। तो मुझे लगा ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये डिस्कस किया जाए। और दूसरा ये है ना कि जब रसिया और यूक्रेन की वार चल रहा था ना, मतलब जिस दिन रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया ना, उसी दिन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का ना रसिया में लैंड, मतलब रसिया दौरा हुआ। उसी दिन वो लैंड किए रसियन की ज़मीन पे, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं सही समय पर रसिया पहुंचाऊं। इसको हुआ क्या, इससे यूएसए बड़ा चिढ़ गया। यूनाइटेड नेशन ने ना फिर इस पर बड़ा कड़ा संज्ञान लिया और बहुत सारे सेंक्शन इस पर लगा दिए पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि पाकिस्तान के जो पीएम है वो तो अपने कंट्री को फेवर में, मतलब कुछ लोन के लिए, कुछ ट्रीटी साइन करने के लिए या और हेल्प करने के लिए रसिया गए थे, लेकिन ये चीज़ें भूल गए कि यूएसए के लिए उनका जो ये नाराज़गी कितनी खतरा हो सकता है। हालांकि इनको यहाँ से रसिया से कुछ ज़्यादा इंश्योरिटी मिली नहीं, लेकिन नुकसान जो हुआ वो अलग ही हुआ, उसका अलग फजीदा इनका बन रहा, और इस चीज़ों में काफ़ी क्रिटिसाइज़ हो रहा। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ से ये है ना, ये रहा यूक्रेन, और इस जगह यानी कि रोमानिया, ये इस जगह, और ये हंगरी, इस बॉर्डर एरिया से यहाँ से जो इंडियन स्टूडेंट और जो इंडियन लोग हैं ना, उनको भारत वापस लाया जाएगा, दिल्ली और मुंबई। मतलब ये दो एयरपोर्ट पे इनको एयर इंडिया के जो फ़्लाइट्स हैं ना वो लेकर आएंगी। मुझे मतलब पूरी वो है कि आज या कल में जो रेस्क्यू चल रही है एयर इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट की जो कोलैबोरेशन है, इसमें ऑलमोस्ट जितने भी है इंडियन, ना सिर्फ इंडियन, अदर कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा भी इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया गया कि जो हमारे देश के लोग फंसे पड़े हैं ना यूक्रेन में, उनको भी वापस ले आया जाए। ये जो यूक्रेन की कैपिटल है ना क्यूब, यहाँ पर इस वक्त एक और सबसे बड़ी बात है ना कि इस पर पूरी तरीके से ना ज़्यादा है ना, मतलब रसियन जो सोल्जर है ना उनका कब्जा होता जा रहा है। तो यूएसए की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया ना कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ना वो अभी इस नेशन को छोड़ दे, देश को छोड़ दें। लेकिन जो यूक्रेन प्रेसिडेंट है ना, वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हम फाइट करेंगे और मैं अपने लैंड को नहीं छोड़ूंगा, यानी कि वो अपने कैपिटल को नहीं छोड़ के जाएंगे। ये वही बात वाली सिचुएशन है कि अभी कुछ दिन पहले जो अफ़गानिस्तान क्राइसिस हो रहा था ना, तो उसमें देखा गया था कि जो उस वक्त रूलिंग जो नेशंस के जो हेड थे अशरफ गानी, वो जैसे वार होता है तो वो अफ़गानिस्तान अपने लैंड को छोड़कर चले गए।
उसके लिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ था। लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा इनका डेडिकेशन देखा जा रहा है कि अपने नेशंस के लिए खड़े हैं, यूक्रेन के जो वो है प्रेसिडेंट है। कुल मिलाकर ना इसमें यूएसए के जो हित को साधने में ना बेचारा यूक्रेन जो है ना ये पूरी तरीके से फंस गया है। इनके मतलब इन्होंने सोचा ही नहीं था कि मतलब नाटो का और यूएसए का इस तरह का कोई रुख होगा। और इसमें ये भी पता है कि भाई जो रसिया है वो रिसोर्सेज में, हर रिसोर्सेज में यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर वार भी होता है तो ज़्यादा कितने दिन, जितने भी दिन वार चलेगा तो यूक्रेन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, उनके पास ऑप्शन होगा सिलेंडर। लेकिन ये जो है ना रसिया का ये पूरा ये कंसेंट है कि हमारा जो वो है मोटिव है यो यूक्रेन पे कब्जा करना नहीं है, लेकिन एक सबक सिखाना है कि अगर हमारे जो सिक्योरिटी थ्रेट होगा ना, अगर हम अपने मेरे लैंड में या मेरे सिक्योरिटी बॉर्डर एरिया में अगर किसी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो हम उसके जवाब देने में पूरी तरीके से कैपेबल हैं। आगे जिस तरीके से इस मैटर पे और पॉइंट्स होंगे उस चीज़ को हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाएंगे, जो भी मैटर होगा इस पर और भी देखेंगे कि इंडिया का अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या वो चीज़ें रुख अपनाए जाते हैं। उसके बाद इस चीज़ों को फ़ायदा उठाकर कहीं चाइना तो अपने हित साधने में नहीं जुट जाएगा, यानी ताइवान के ऊपर उसका रुख तो नहीं बदलेगा या उस पर वो चीज़ें तो नहीं होगी। अब लोगों का बहुत से ऐसे डिबेट शुरू हो गई हैं कि अगर यूएसए के तरफ से यूक्रेन की मदद करने के लिए ज़्यादा एक्शंस नहीं ले गया तो ये भी तो हो सकता है कि जब चाइना के द्वारा ताइवान के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा तो क्या तब भी यूएसए इसी तरह का उसका बिहेवियर होगा। तो ये भी देखने वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। फ्रेंड्स इस तरह के ना हमने रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा उसमें इंडिया का स्टैंड क्या रहा और किस तरह से एयरलिफ्ट किया जा रहा है जो इंडियन स्टूडेंट्स अभी यूक्रेन में फंसे हैं, और इवन जो यूक्रेन में अदर कंट्री के जो पर्सन्स फंसे हुए उसको भी सेफली उनके कंट्री पर डिपोर्ट किया जा रहा है। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी जो है ना यूक्रेन में वो काफ़ी अच्छी रोल प्ले कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। और आई होप सो कि सब ठीक होगा। जितने भी इंडियंस जो खासकर भारतीय छात्र जो बैठे हुए स्टूडेंट हैं वो सही सलामत देश वापस आ जाएंगे। इसमें इंडियन गवर्नमेंट और एयर इंडिया का काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन से एक ऑपरेशंस मोड में काम किया जा रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, आई थिंक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू।